हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके गवर्नर जनरल के जो भी क्वेश्चन बाकी थे उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उन्होंने भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो ये सी सही होगा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। क्लाइव के समय असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद करा दिए तथा निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉर्नवालिस के समय न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिक 1828 से 35 के शासन 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैनपुर तथा संबलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर का विलय किया था। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय प्रशासन को बहाने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिंग फेंस की नीति किससे संबंध है? तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? सर लियोनियस कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा नाम से जानी गई? तो ये कॉर्नवालिस ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तेमारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो यह कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा छीन भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था। गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि का प्रणाली प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में यह शर्त भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाला रियासत कंपनी को एक सेना को रखेगा, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय तथा अंग्रेजों के दुश्मनों का सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई का हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक तो अवध का नवाब था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर राज ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, फिर चौथा सिंधिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शिवाजी प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया? तो यह होगा लॉर्ड वेलेस्ली। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इसने अंग्रेजी सत्ता का श्रेष्ठता और प्रभुत्व सत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सहायक संधि 1863 ये सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 अधिनियम के पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप की साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराए रखी थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने रखी थी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुगौली की संधि हुई थी तो 1815 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, अतः डी सम्मिलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध हेक्टर मिनरे के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, तो ये 1820 से 1827 ईस्वी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले से लागू किया। तत्पश्चात व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और काछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध से संबंध था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था, तो कैप्टन स्लीमैन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठगों में हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उसके भाग में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, तो विलियम बेंटिक ने लगाई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो 1829 में। नेक्स्ट, इसमें से किस वर्ष बंगाल के दासों का निर्यात रोक दिया गया, तो 1889 में रोक दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, तो ये कुप्रशासन के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, तो 1850 में हुआ था। नेक्स्ट है जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, तो लॉर्ड डलहौजी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अवध का विलय हुआ था, तो यह 1856 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा सुमेलित है, तो ये 1856 अवध का विलय सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, तो ये डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था, तो ये अवध का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए, तो होगा पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सिंह विजय संपन्न हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय में। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं
लॉर्ड एलन बरो के काल में 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 के सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो ये 1843 में कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो इसका हो जाएगा जेम्स आउटरम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथ मारा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था, तो बम्बई से थाने। नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई, 1853 में की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत ने सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रथम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1986 को इसी समय ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप में देने थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक फोर्ट पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के लिए कार्य को बहुत सा धन दिया जाने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड कैनिंग। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस समय विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग को, तो इलाहाबाद में सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, 1858 की सामग्री की घोषणा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री नियुक्त की 1877 में नियुक्त की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के तथा व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के संबंध में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 88 में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता के लिए सुमेलित नहीं है। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापक की संधि
सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा से सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1818 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजपुताना को देसी रियासत के साथ वर्ष 1817 और 18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो ये चार्ल्स मेटकॉफ थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर जॉन और आंग्ल नेपाल युद्ध से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर से सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो सिंध संधि अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय, लॉर्ड डलहौजी के समय कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 ईस्वी में सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत होना, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, तो जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ था। चतुराई निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति आंग्ल अफगान संबंध के लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1859 से 72 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपल के काल से नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, तो ये लॉर्ड मेयो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगान की प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड की नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, लिटन था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रिमगामी नीति का अनुसरण होने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 में 1905 में 7 वर्ष रहा, फिर लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 5 वर्ष, और लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 4 वर्ष तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1880 में इंग्लैंड के ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में उदारवादी दल का सत्ता आया। ग्लैडस्टोन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति इन शब्दों का वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है, हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, साथ ही यह भारतीय के अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इस प्रकार इस प्रस्ताव से तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिला में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इस स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
किस किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत का वायसराय के सबसे अधिक उत्तरदायी माना गया। उसने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों को फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध को उसके संबंध में कुछ उत्तरदायी नियम बनाए, जिन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने का रोक है तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों को की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे और महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कारखानों की मजदूरी को निपटारा करने के लिए कामगारों और मजदूर संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। तो इसका आंसर होगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की प्रणाली लागू की। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्ताव में मैकाले ने ये योजना की थी, एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से भारतीय का हो परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को यह प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया। उसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेडकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सम्मिलित करना है। तो लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा ब्याहवत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो जाएगा सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित है? तो लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के समय 1843 में सिंध का विलय किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरातन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1871 में पुरातन सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अल्प मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया। दिए गए विकल्पों में मेयो और अर्गिल किसी का नाम न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की थी? तो ये जीके गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का द्वारा निम्नलिखित वायसराय का विचार कीजिए। तो लॉर्ड कर्जन है 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग है 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ने अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। इसने किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उसे कांग्रेस के विरुद्ध करने की इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन द्वारा ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सही जोड़ों को सम्मिलित करना है। तो चुक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी के काल में, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, सामाजिक सुधार बेंटिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बंगाल ने फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। तो इसका आंसर होगा तीसरा, यानी चार्ल्स कर्नवालिस का दूसरा अल पहला मार्किस के द्वारा। दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स एक्ट 1833 के अधीन। तो ये होगा इसका आंसर जेम्स यूड ब्राउन रेमजे डलहौजी के अल और मार्किस के द्वारा। तीसरा है भारत का गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन। तो ये होगा गिलबर्ट जॉन इल्बर्ट मरे किमरान मॉल मिंटो अर्ल के द्वारा। चौथा है गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। तो ये हो जाएगा आर्कवार्ड पर्सिवल बेबेल वाइकाउटन और अल वेवेल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम्मिलित करना है। तो ये संबलपुर 1849 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में, झांसी 1854 में किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।